So, in the last lecture, offline lecture I mean, हम लोगों ने, if you remember, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने स्टार्ट किया था और हमने उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा था रिकॉइल ऑफ अ गन. So when you shoot, bullet goes in forward direction and the gun is pushed backward to conserve linear momentum. तो यहाँ तक हमारा हुआ था. Now, second example of second practical application of conservation of linear momentum is rocket propulsion. Rocket propulsion. So, as you know, that if we have a rocket, let us say, ये रॉकेट है. रॉकेट को अगर ऊपर जाना है, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है बिकॉज इनिशियली रॉकेट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग, सो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो. नाउ अगर रॉकेट को ऊपर जाना है तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होने के लिए हमको पहले जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं, मतलब जो फ्यूल होता है वो फ्यूल बर्न होता है और वो फ्यूल जो है जो बर्न हो रहा है, गैसेस विल कम आउट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब गैसेस आर एक्चुअली पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, क्योंकि ऊपर उठना है तो नीचे पुश करना पड़ेगा. सो द एग्जॉस्ट गैसेस आर actually providing the force which is required to for the rocket to go up. रॉकेट को ऊपर जाने के लिए जो फोर्स है वो जो एग्जॉस्ट गैसेस है, जो एग्जॉस्ट में से गैसेस बाहर निकल रहे हैं, वो गैसेस जो डाउनवर्ड पुल करेंगे उसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाएगा. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट ऐसा है कि आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगता है टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी. रॉकेट को, हेवी रॉकेट है, उसको ऊपर जाना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है. मतलब इट यूजेस अ लॉट ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल का भी वेट बहुत ज्यादा होता है बेसिकली. तो जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा वैसे वैसे रॉकेट का वेट कम होगा. मतलब यहाँ पे मास इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी. मास जो है वो चेंज हो रहा है. मास इज अ वेरिएबल क्वांटिटी हियर. ओके, तो मास विल वेरी, मास विल कीप चेंजिंग, राइट. तो let us say m0 is initial mass. Initial mass मतलब when the rocket is at rest on the surface of earth, तब का जो mass है that is m0. और m जो है that is mass at any instant of time. Mass at any instant of time. Okay, so because as I told you, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा फ्यूल बर्न होगा. फ्यूल बर्न होने का मतलब ये है कि रॉकेट विल बिकम लाइटर, उसका मास कम हो रहा है. ओके, ये जो एग्जॉस्ट गैस बाहर आ रही है इसका वेलोसिटी को मैं u बोल देता हूँ. सो लेट u, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे u वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस है. तो जो गैसेस बाहर आ रहे हैं उसका वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेस का. देन v, v is velocity of rocket at any instant of time. v is velocity of rocket, राइट. तो v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है. u is velocity of gases which are coming out. v is velocity of rocket. ओके, देन हमको पता है कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा मतलब फ्यूल बर्न होगा. फ्यूल बर्न होगा इसलिए तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी वो बर्निंग ऑफ फ्यूल से आ रहा है. मतलब जो वेट, जो मास है रॉकेट का वो चेंज हो रहा है. तो dm by dt is rate of change of mass of rocket, rate of change of mass of rocket. Okay, which is equal to rate of fuel consumption. मतलब एक सेकेंड में कितना फ्यूल यूज हो रहा है, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, which is also equal to rate of ejection of fuel.
या फिर इजेक्शन ऑफ गैसेस बोल सकते हो, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस या फिर फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. All right, good. Then we want to see what is the total force at any instant of time. What is thrust? Thrust मतलब force. सिर्फ रॉकेट के केस में force को thrust बोलते हैं. That's it. So thrust, that is force, is equal to. तो देखो ऐसा है कि there are two forces here. एक तो minus mg because gravitational force is there, और minus q because rocket is moving up. दूसरा, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है, एग्जॉस्ट गैस भी तो बेसिकली फोर्स लगा रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो गैस इजेक्ट हो रहा है वो भी फोर्स लगा रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज गिवन बाय, आपको पता है, इट इज गिवन बाय dp by dt from, of course, from Newton's law of motion, second law of motion, with a negative sign. ओके, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है, राइट. और हमको पता है F is equal to minus dp, p is momentum which is m into u by dt minus mg. हमको पता है कि यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस का जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी u, जो वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज कांस्टेंट. मतलब हर सेकेंड में जितना गैस निकल रहा है हर एक उस गैस का वेलोसिटी सेम रहने वाला है. तो आपको मिलेगा माइनस यू, क्योंकि कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर लिखते हैं हम लोग, तो माइनस यू बी एम बाई डी पी माइनस एम जी. तो ये आ गया आपके पास अप थ्रस्ट. दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट. One is gravitational force and other is nothing but force due to burning of fuel, that is the force due to exhaust gases. Okay, good. एंड डेफिनेटली अगर मैं ग्रेविटी को निग्लेक्ट करता हूं तो ये टर्म नहीं आएगा, तो उसको कुछ स्पेसिफिकली हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. इफ वी निग्लेक्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mg विल डिसअपीयर फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो सिंपल सा केस है ये, राइट. तो इफ यू वांट आई विल मेंशन इट बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. माइनस यू dm by dt. अब यहाँ पे dm by dt क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे रॉकेट का मास कम हो रहा है, ओके, इसलिए dm by dt लिखा है. इट डजंट मीन कि एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो उसका मास कम होता है, फिर आप बोलोगे हम ऊपर गए तो मास क्यों नहीं कम हुआ. वैसा नहीं होता है, मास सेम रहता है. जब आप हाइट पे जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है क्योंकि एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होता है. लेकिन इस केस में जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो वो फ्यूल बर्न कर रहा है, तो फ्यूल का जो वेट है वो कम हो रहा है, इसलिए dm by dt जीरो नहीं है. यहाँ पे dm by dt इज नॉन जीरो. सो इफ gravity is neglected, you will have just minus u dm by dt. और इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद इक्वेशन. आपको इक्वेशन पता होना चाहिए. देन अब if I want to find out what is acceleration, so I will again use this equation. Okay, हमको पता है कि from Newton's second law of motion, force is given by mass into acceleration. Okay, तो इसी इक्वेशन में मैं फोर्स की जगह पे m इंटू ए लिखूंगा, और फिर मैं दोनों साइड को m से डिवाइड कर दूंगा. तो इफ आई डिवाइड बाय m on both sides, what I will get is, ये m डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये m यहाँ आ जाएगा, और ये m सेकेंड टर्म में भी आएगा, और ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल कैंसिल आउट. So ultimately you will have acceleration as this, minus u by m dm by dt minus g.
This will be the acceleration of the rocket at any instant of time. Again, if gravity is neglected, you will end up with minus u by m dm by dt. If g is neglected. Okay, all right. Then हमको हमने जैसे 1D मोशन में देखा था लॉज ऑफ काइनेमैटिक्स या फिर काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स v equal to u plus at. v gives you final velocity of the rocket at an instant of time. तो यहाँ पे भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो. मैंने पहले ही बताया है v जो है यहाँ पे हमने मेंशन किया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है रॉकेट का, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, लेट अस सी. So instantaneous velocity of rocket इसका इक्वेशन बनता है v इक्वल टू u नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस 10 बेस e सॉरी. तो ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस e है, या तो आप ऐसा ln लिखो. आई नॉर्मली प्रीफर राइटिंग ln क्योंकि क्या होता है हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं log टू द बेस e. फिर हम log टू द बेस 10 को भी log टू द बेस 10 लिखते हैं. तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन आई विल राइट डाउन ln मतलब नेचुरल लॉग है, log टू द बेस e है ये. So it turns out to be u natural log of initial mass upon instantaneous mass minus gt. ये कैसे आया? We don't really have to go into details of it. This is velocity of rocket, final velocity of rocket, या फिर बोल सकते velocity of rocket at any instant of time. It is u natural log of initial mass upon final mass minus gt. Good. देन अगेन अगर आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हो तो ये जो माइनस जी टी टर्म है इट विल डिसअपियर. तो इट्स सिंपल थिंग. सो यू कैन से v equal to u natural log of initial mass upon final mass if g is neglected. सब बोल सकते हो. ओके Okay, so that's all that we need to know about rocket propulsion, rocket going up. इतना हमको पता होना चाहिए. This is all that we need. तो ये 3-4 equations पता होने चाहिए. I will quickly repeat this for you. तो हमारे पास एक रॉकेट है जिसका इनिशियल मास m0 है. m is mass at any instant of time. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा फ्यूल बर्न करेगा, मास कम होगा उसका, इसलिए m is mass at any instant of time which is less than initial mass. U is velocity of exhaust gases, v is velocity of rocket. dm by dt is rate of decrease in mass actually, या फिर rate of change of mass of rocket. तो rate of change of mass of rocket आना चाहिए यहाँ पे. rate of change of mass of the rocket. Okay. That is equal to rate of fuel consumption, that is equal to rate of ejection of fuel in the form of gases. तो सबसे पहले हमको देखना है what is total force acting on the rocket at any instant of time, जिसको हम लोग thrust बोलते हैं. That is minus dp by dt minus mg. dp by dt is because of the gases which are coming out. तो दो है ना, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है गैसेस का फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में और mg भी नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस माइनस साइन लिखा है. p इज मोमेंटम विच इज m into u, क्योंकि मैं गैसेस की बात कर रहा हूं तो मैं u वेलोसिटी ऑफ गैसेस लिखूंगा. ओके, देन u कांस्टेंट है तो हमने बाहर लिख दिया माइनस dm by dt माइनस u dm by dt माइनस mg आ गया. दिस इज द टोटल थ्रस्ट, टोटल फोर्स ऑन द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. देन वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन. कैसे? तो सिर्फ हमने f को ma लिखा, m से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन मिल गया.
then we have equation for instantaneous velocity of rocket. Okay, all right. So the next thing that we should know, that is very important, अगला टॉपिक जो है वो बहुत important है, which is called as free body diagram, FBD. This is called as FBD, free body diagram. अब ये free body diagram क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. लेट्स से हमारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है, उस रिजिड सपोर्ट पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे नीचे हमने एक मास लगाया हुआ है. सो वी हैव अ मास, मतलब अ लोड हियर. So we have a load attached to the free end of the string. Okay, और ये जो लोड है, दिस इज mg, इसका मास m है बेसिकली. तो यू हैव मास m, मतलब डाउनवर्ड फोर्स है mg. तो जो रस्सी पे बांधा है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको टेंशन फोर्स के बारे में बताया था. टेंशन इज अ फोर्स विच कम्स ओनली व्हेन द स्ट्रिंग इज टॉट. टॉट मतलब जब स्ट्रिंग को खींचते हो तब उसमें एक फोर्स अलग होता है जिसको टेंशन बोलते हैं. और टेंशन फोर्स होता है हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब रस्सी को कहाँ बांधा है. तो रस्सी को कहाँ बांधा है हमने, ऊपर पी पॉइंट की तरफ. तो टेंशन टी का डायरेक्शन हो गया ये, राइट. ओके, तो दिस इज द सिचुएशन. ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या? फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ वो बॉडी लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे दो बॉडीज हो सकता था ना. आई कुड हैव टेकन लाइक दिस, एक रस्सी फिर दूसरी रस्सी फिर नीचे और एक मास m2 कर सकते थे हम लोग, बट फिलहाल उसको सिंप्लीफाइड वर्जन रखना है मुझे. सो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सराउंडिंग में जो भी होगा छोड़ दो, सिर्फ फोर्सेस की बात करो. ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाले फोर्सेस उतनी ही बात करनी है. दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे दो ही फोर्सेस है, राइट, करेक्ट, लाइक दिस. सो फ्री बॉडी डायग्राम हियर मीन्स आई एम जस्ट शोइंग object and the forces acting on it, that is free body diagram. और सिंप्लीफाइड तरीके से समझना है तो इट इज जस्ट लाइक, मान लो कि आप एक ऑब्जेक्ट हो जो एक चेयर पे बैठे हो, राइट, करेक्ट. अब सराउंडिंग में वाटर बॉटल है, फिर यहाँ पे सराउंडिंग पे टेलीविजन सेट है, मान लो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ, राइट. फिर सराउंडिंग में और कुछ होगा, एक बुक रखा होगा, यू माइट बी हैविंग अ बुक हियर. ओके, तो होगा ऐसा कुछ होगा, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर इट इज. ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब किसका फ्री बॉडी डायग्राम? आपका. तो व्हाट इट मींस इज, आप मतलब द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, जिस ऑब्जेक्ट का स्टडी करना है उस पे जो जो फोर्स लग रहे हैं, क्या कौन सा फोर्स है, एक तो वेट mg, फिर जिस चेयर पे आप बैठे हो वो आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है r, राइट. तो we just have to show object and the forces acting on it. इसका मतलब सराउंडिंग में क्या है क्या नहीं, आई डोंट केयर. तो मैं बाकी चीजों को डिलीट कर दूंगा, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाले फोर्सेस ड्रॉ करूंगा. दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम. दैट्स इट. ओके, सो यू शुड नो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, क्योंकि अब इन अ वाइल, थोड़ी देर में हमको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है. ओके, गुड. देन the next topic that we want to study is very interesting, which is apparent weight of an object or a body in a lift. Apparent weight, सबसे पहले तो आपको apparent weight क्या होता है वो बताना चाहिए. So apparent weight of a body in a lift. अब apparent weight मतलब क्या?
जैसे मैंने यहाँ पे बताया था रिसेंटली दैट यू आर सिटिंग ऑन चेयर, राइट? यू नो योर वेट इज mg, आपको पता है आपका वेट mg है, ऑलराइट? योर वेट इज mg और आप पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन R. योर ट्रू वेट, योर एक्चुअल वेट इज mg, आपका एक्चुअल वेट या आपका ट्रू वेट है mg, लेकिन जो हमको अपीयर होता है या जो हम लोग मेजर करते हैं दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. सो वी एक्चुअली मेजर नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एपरेंट वेट और mg को हम लोग बोलते हैं ट्रू या फिर रियल या फिर एक्चुअल वेट. तो नॉर्मल रिएक्शन इज एपरेंट वेट और मेजर्ड वेट, mg इज ट्रू वेट और रियल वेट और एक्चुअल वेट. ओके, ये पता होना चाहिए. अगर ये पता है तो फिर आगे apparent weight of a body in a lift पूरा समझेगा, नहीं तो you will not understand anything. Alright, so जब मैं बोलूंगा apparent weight मतलब I am talking about normal reaction. जब मैं बोलूंगा actual weight मतलब I am talking about mg. Okay, good. Then हमको अलग अलग सिचुएशन में देखना है. लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लिफ्ट मूविंग अप विथ वेरिएबल वेलोसिटी, लिफ्ट मूविंग डाउन, ये सारे हमको केसेस डिस्कस करने हैं. सो वी हैव टू सी दिस पर्टिकुलर टॉपिक अंडर different conditions, different situations, right? So let's start with, let me draw a table first क्योंकि I want to keep it little clean here. हमको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर रखना है, समझने में इजी होगा. सो कंडीशन, देन वी हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. हमको फ्री बॉडी डायग्राम लिखने वाला है, फिगर लगने वाला है मतलब. देन वेलोसिटी की क्या कंडीशन है हमको वो देखनी है. देन व्हाट इज एक्सेलरेशन हमको वो देखना है. एंड अल्टीमेटली वी वांट टू सी व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, मतलब व्हाट इज रिएक्शन मतलब व्हाट इज बेसिकली apparent weight. And then we will end up with conclusion. So we will conclude कि apparent weight और actual weight equal है या नहीं. तो so first of all here we have condition. Condition मतलब क्या, you will understand in a while. Then if required I will draw figure. In most of the cases I will not draw figure. Then वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर है, बॉडी लिफ्ट के अंदर है, हम वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट की बात कर रहे हैं. देन एक्सेलरेशन, देन रिएक्शन, एंड लास्टली व्हाट आर कंक्लूजन्स. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज लिफ्ट एट रेस्ट. सो लिफ्ट इज एट रेस्ट मतलब ऐसा है दैट वी हैव अ लिफ्ट, दिस इज अ लिफ्ट हियर. मान लो ये लिफ्ट है, मान लेना, इवन दो इट डजंट लुक लाइक, बट मान लेना कि ये लिफ्ट है. सो वी हैव अ लिफ्ट एंड वी हैव अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इनसाइड लिफ्ट. तो हमने अंदर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर. ऑलराइट, गुड. नाउ when the lift is not moving, lift is at rest, in that case we have mg which is acting downward on the object. ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. और क्योंकि जैसे आप चेयर पे बैठे हो, आप पे mg फोर्स डाउनवर्ड है, चेयर आप पे नॉर्मल रिएक्शन देता है which is in upward direction. To every action there is equal and opposite reaction, ये पता होना चाहिए. तो when you are sitting on the chair, weight mg
is acting downwards, but then chair is exerting a normal reaction which is upward. तो यहाँ पे भी वही केस है that you will have normal reaction upward r, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे था तो वेलोसिटी जीरो था, मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो ही है। इस केस में क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू mg। कंक्लूजन क्या है? apparent weight, so apparent weight is equal to actual weight। तो what I'm going to do is मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर लेता हूँ। मैं बोलूंगा apparent weight, इसको मैं बोल दूंगा W1, बिकॉज आई एम लिटिल लेजी, मैं बार बार वो पूरा पूरा नहीं लिखना चाहता इसलिए। एक्चुअल वेट को मैं बोल दूंगा W2। So what we'll have is apparent weight equal to actual weight। ओके, क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन विच वाज apparent weight बेसिकली, और एक्चुअल वेट जो होता है दैट इज यू विल सी लेटर। तो हियर बोथ आर इक्वल, है ना? दैट इज व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस। अब सेकेंड कंडीशन, लेट्स से कि अब ये जो लिफ्ट है, दिस लिफ्ट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स। So second condition, lift is moving upwards or downwards but with constant velocity। So by the way, this was lift, so I need to put it somewhere कि यहाँ पे ये lift है और अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। anyways, तो lift moving upward or downward with constant velocity। लिफ्ट या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, v कांस्टेंट होने का मतलब होता है एक्सीलरेशन जीरो होना, और जब एक्सीलरेशन जीरो है तो वापस से आप उसी कंडीशन पे आ गए, r इक्वल टू एम जी। डायरेक्टली कैसे लिखा मैंने r इक्वल टू एम जी? बिकॉज आई टेल यू व्हाट आई एम राइटिंग इन रियलिटी इज नॉर्मल रिएक्शन, मतलब अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू जीरो। क्योंकि इस सिचुएशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए r इक्वल टू एम जी। बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, similarly what you can say is r minus mg इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, so again actual weight equal to apparent weight। W1 which is apparent weight, W2 which is actual weight, they are equal। okay, good। then third condition, अब तीसरी कंडीशन में what we have is we have a lift which is moving upward, which is accelerating upward with acceleration a। okay, so we have a situation where this lift is going up with acceleration a, so lift accelerating upward, accelerating upward। तो v जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होता है, तो अगर v चेंज होगा तो ही एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है बट इट इज लेस देन g, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम वैल्यू है a की। so a is there but its velocity sorry its magnitude is less than 9.8, acceleration is less than acceleration due to gravity, a is less than g। now मैं आपको जो अब बताने वाला हूं
वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स है। तो नेट फोर्स इज अपवर्ड्स, तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तो फिर हम लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स आर माइनस डाउनवर्ड फोर्स एम जी इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। कभी भी याद रखना, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा है, इसलिए हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड मैंने लिखा नेट फोर्स, बट व्हाट इज नेट फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन है वो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर इक्वल टू, ये एम जी वहां जाएगा, तो एम ए प्लस एम जी मतलब आपका आ जाएगा ए प्लस जी। मैं इसको सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिखना चाहता हूं जी प्लस ए। क्यों? समझ जाएगा सुन। व्हाट डू वी नोटिस? एपरेंट वेट मतलब मेजर्ड वेट। मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के नीचे, अगर ऑब्जेक्ट के नीचे एक वजन काटा होता, वी हैव अ वेइंग मशीन, मान लो वी हैव अ वेइंग मशीन बिलो ऑब्जेक्ट, तो वो जो रीडिंग देगा दैट इज एपरेंट वेट, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, व्हाट डू आई नोटिस? आई नोटिस, मैंने पहले ही बताया था, एपरेंट वेट इज नॉर्मल रिएक्शन और एक्चुअल वेट इज mg। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ से? हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन R इज mg, मतलब एपरेंट वेट इज एक्चुअल वेट प्लस समथिंग, है ना? mg में कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू, मतलब एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट प्लस समथिंग, तो कुछ एडिशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो वजन काटा वेइंग मशीन मैंने रखा था, वो जो मेजरमेंट देगा, मतलब जो एपरेंट वेट देगा, वो आपके रियल वेट से ज्यादा होगा, एंड यू फील दैट आपका वेट बढ़ गया है। सो जब लिफ्ट ऊपर जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं मैं, बिकॉज देन यू गेट कंफ्यूज। हाँ, तो लिफ्ट ऊपर जाते तो हमें तो फील नहीं होता। आप एक काम करो, एक वेइंग मशीन लो, उसको रखो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, लिफ्ट में बटन दबाओ, एज सुन एज लिफ्ट स्टार्ट गोइंग अप, तो इनिशियली लिफ्ट एक्सीलरेट होता है। तो अगर आपका वेट 60 है तो आपको 60 से ज्यादा मिलेगा, 61 62 जो भी मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। फिर लिफ्ट जैसे थोड़ा ऊपर गया, देन इट अचीव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर वापस से आपका वेट जो है वो रियल वेट पे आ जाएगा। क्योंकि लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो सिर्फ इनिशियल कुछ सेकंड के लिए वो एक्सीलरेट होता है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाता है, राइट? तो व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, in that case you feel you have you have gained weight, तो आपका जो वेट है आपको ज्यादा फील होगा। then in the next case, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड ही है, ओनली देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पे लिफ्ट इज गोइंग अप, अगेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। तो डायग्राम भी सेम, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल, सिर्फ यहाँ चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन वाज लेस देन जी, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, तो क्या होगा? इफ ए इज इक्वल टू जी, मतलब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये जो फॉर्मूला बना है, उसमें हम लोग ए की जगह पर जी डालेंगे, तो आर इक्वल टू एम जी प्लस जी, मतलब 2g, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज 2mg। मतलब अगर आपका वेट 60 किलोग्राम है तो आपको 120 दिखाएगा मशीन। तो योर, मतलब apparent weight is equal to 2 times of actual weight. Okay, right? So this is what happens.
All right, so let's move ahead with more cases. Okay, so अब अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि लिफ्ट रेस्ट पे है या लिफ्ट ऊपर मूव हो रही है, नीचे मूव हो रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर लिफ्ट ऊपर मूव हो रही है विद a लेस देन g, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद a इक्वल टू g, बट हमने लिफ्ट मूविंग डाउन के केसेस देखे नहीं. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट केस वेयर लिफ्ट इज गोइंग डाउन. So we have a lift which is accelerating downwards. So lift accelerating downwards. आपको 10th फ्लोर से नीचे आना है तो ऑफ कोर्स लिफ्ट विल कम डाउन. सो लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स. यहाँ पे v जो है ये वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं है. a जो है a की वैल्यू लेस देन g है. अब जैसे मैंने बताया, कभी भी ऑब्जेक्ट ऊपर कब जाएगा, जब नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स. सिमिलरली ऑब्जेक्ट या लिफ्ट नीचे कब आएगी, जब नीचे का फोर्स ज्यादा हो, मतलब डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स विच इज ma. तो इस केस में आप लिखोगे R इक्वल टू mg माइनस ma तो g माइनस a. एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन मैंने आपको बताया था कि g प्लस a लिखना है यहाँ पे. नाउ यू अंडरस्टैंड, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, लिफ्ट क्या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन में mg प्लस a आएगा. ऑब्जेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन में अगर ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स तो g माइनस a आएगा. ये याद रख लेना, क्योंकि बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिफिकल्ट इन सेंस जो लेवल रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उस लेवल के क्वेश्चन में ये बार बार इक्वेशन बनाने का झंझट नहीं चाहिए. ऊपर जा रहा है ना mg प्लस ए, नीचे आ रहा है ना mg माइनस ए, दैट्स इट. तो व्हाट डू वी कंक्लूड, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट के बारे में, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूं मैं. तो व्हाट डू वी सी, apparent weight is equal to actual weight minus something, है ना, है ना. तो apparent weight is less than actual weight, मतलब जब मैं लिफ्ट में हूं, मेरा वेट 60 है, बट लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन, तो द मेजरिंग डिवाइस विल मेजर इट लेस देन 60, 58, 57 ऐसा कुछ मेजर करेगा. तो आई विल फील मेरा वेट कम हो गया, जो रियलिटी नहीं है. ओके, इट इज ओनली बिकॉज यू आर इन एक्सेलरेटेड मोशन. ऑलराइट, तो जब लिफ्ट नीचे आता है तो इन दैट केस apparent weight is less than actual weight. ओके, तो जिसको टेम्पररी खुश होना है, मेरा वेट कम हो गया, जाओ लिफ्ट में 20th 30th फ्लोर पे जाओ, बटन दबाओ, द लिफ्ट विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स. फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, 1 या 2 सेकंड में आपको दिखेगा वाह वाह वाह, माय वेट इज लेस. देन अगेन यू विल बी अपसेट, क्योंकि वापस से वो अपने अपने रीडिंग पे आने ही वाला है, बिकॉज once lift starts then it basically achieves constant velocity, और constant velocity आ गई तो हमने ऑलरेडी देख के रखा है, constant velocity पे apparent और actual weight इक्वल दिखते हैं. so for this reason, then now the same case, lift accelerating downwards, the same figure, this is same, only thing is a equal to g. अगर मैं a और g की वैल्यू इक्वल कर देता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, मतलब वेटलेसनेस. ये कब होता है, आपको पता है कि लिफ्ट लिफ्ट जो होता है लिफ्ट जो होता है उस पे केबल्स होते हैं, किसी ने केबल काट दिया, फ्री फॉल, यू आर फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो a इक्वल टू जी हो गया, बिकॉज लिफ्ट इज स्टिल एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, बट विद a इक्वल टू जी तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, मतलब यू विल फील वेटलेसनेस.
आपको लगेगा you don't have any weight, so you will start floating inside just like an astronaut. Okay, so this is what happens when someone cuts the cable या फिर जब lift loses its I mean जब केबल कट हो गया गलती से तो ये होता है. Next is still the same. Lift is going down, down and down. सिर्फ यहाँ पे क्या है, A is greater than G. बाबा रे, ये तो डिफिकल्ट केस है. A is greater than G. तो देखो G माइनस A ये पॉजिटिव होता है if A is less than G. G माइनस A ये जीरो होता है if A is equal to G. G माइनस A ये नेगेटिव होता है if A is greater than G. इसका मतलब अगर A greater than G है, इसका मतलब ये हो गया that this means normal reaction is negative. मतलब जो फ्लोर है वो आपको ऊपर भेज रहा है टुवर्ड सीलिंग, मतलब उल्टा यू विल गो अपवर्ड एंड स्टिक टू द सीलिंग. हम फ्लोर पे चलते हैं ना, वी आर नॉट लाइक घोस्ट जो दीवार ऊपर सीलिंग पे चलता है. अगर ऐसा हुआ, इफ lift is accelerating downwards with a greater than g, you will feel like a ghost क्योंकि फिर आप सीलिंग पे चिपक जाओगे ऊपर. सो इसका मतलब सिंपल है. apparent weight negative means that the body will rise from the floor of the lift and stick to the ceiling. Okay, so body will rise from the floor and stick to the ceiling. This is what it means. Right, तो interesting case है ये बहुत. Okay, then let's look at next topic. तो इतना था इस टॉपिक में लिफ्ट के केस में. Now next topic, अब हमको देखना है what is acceleration on smooth surface. जैसे हमको पता है अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी तो A इक्वल टू माइनस जी, एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी तो A इक्वल टू प्लस जी. सिमिलरली what happens if I have an object, let us say I have an object, मेरे पास एक टेबल है, टेबल पे एक ऑब्जेक्ट है और टेबल स्मूथ है. स्मूथ है मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल. एंड मैंने अगर इस पे एक फोर्स लगा दिया इन दिस डायरेक्शन, राइट, सो इफ आई अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये पहला कंडीशन है. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन हियर? So next topic is acceleration of an object on smooth surface. So acceleration on smooth surface. उसमें पहला केस when the pull is horizontal. pull मतलब फोर्स, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हूं ना, आई एम पुलिंग. दिस इज अ पुल फोर्स बिकॉज यू आर पुलिंग इट, खींच रहे हो आप. सो when the pull या फिर when a pull is horizontal, इस केस में सिंपल सिंपल सा एकदम सिंपल है. इन दिस केस mg and normal reaction r are balanced. बहुत सिंपल है, right? And the object is accelerating in this direction. तो नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस्ड है. क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहा है, राइट. तो नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस रहेंगे और फ्रिक्शन भी नहीं है. मैंने फ्रिक्शन की बात नहीं की अभी, फ्रिक्शन हम लोग बाद में इंक्लूड करने वाले हैं एज आई टोल्ड यू. तो F इक्वल टू एम ए, R इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू F बाई एम. सिंपल. यहाँ पे एक्सेशन में क्या होगा? टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन मास. Second case is when a pull
is acting at an angle theta to the horizontal. Upward. कैसे मैं बता रहा हूं आपको, इजी है. So situation is more or less same. सिर्फ ऐसा है कि let me draw horizontal first. ये horizontal है. horizontal मतलब पता है आपको, vertical horizontal आपको पता होता है. So this is horizontal. Now we have a force. हमारे पास एक फोर्स है. हमने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट को ऐसा, इन दिस डायरेक्शन. वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो हम पुल कर रहे हैं, हम अभी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, बट ये जो खींचना है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है. इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ये होगा एफ कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट होगा that will go here. So one component of this pull force will go here in the direction of normal reaction. So what I'll do is I'll change the color of it. मैं color change कर देता हूँ, so you understand. Good. So F का ये component है F sin theta. तो as you can see, R plus F sin theta is balancing mg, क्योंकि R और F sin theta एक डायरेक्शन में है. They are balancing mg. और F cos theta is producing acceleration. ऑब्जेक्ट को आगे कौन ले जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कौन करवा रहा है, F cos theta. तो आपको मिल जाएगा इसमें, आप बोलोगे F cos theta इक्वल टू ma, क्योंकि दैट इज अ फोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन. F cos theta ये फोर्स का कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए F cos theta इक्वल टू ma, मतलब A इज इक्वल टू F cos theta by m. Right? Simple. Similarly, third case, when a push is acting at an angle theta, to the horizontal downwards. अब जरूरी नहीं है कि हमको ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हम उसको पुल करें, हमेशा ऐसा खींचे, पीछे जाके धक्का भी दे सकते हैं हम लोग, है ना. तो व्हाट वी कैन डू इज, हमको इसको मूव ही करना है तो मैं ऐसा फोर्स लगा सकता हूं यहाँ पे. सो आई कैन अप्लाई अ फोर्स F here, and this F is making angle theta. So what I'll do is I'll draw this in a proper way. तो हमारे पास ये एक horizontal line है, this horizontal line that we have. इस जो फोर्स है, इस फोर्स ने एक एंगल बनाया है थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. एंड एज यू नो, मैंने आपको बताया था कि फोर्स वेक्टर है, और वेक्टर कब चेंज होता है, जब आप डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज करो. तो मैं इस वेक्टर को, मैं इस F को चाहूं तो मैं यहां भी रख सकता हूं, मेरी मर्जी. आई कैन कीप इट एनीवेयर आई वांट, अनलेस आई एम चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं तो आई कैन मूव इट. So what I'll do is, just for the sake of understanding, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको सिर्फ एक्सटेंड कर रहा हूँ. That's it. Okay? तो क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट. ये फोर्स है F, तो F फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ आने वाला है here, which is F cos theta, और दूसरा कंपोनेंट नीचे आने वाला है which is F sin theta. तो आप अगर यहाँ देखोगे
तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है और उसको ऑपोजिट कौन-कौन है? F sin थीटा और mg। तो नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय F sin theta and mg, and again the body is still going from left to right along positive x-axis। तो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है F cos theta। So F cos theta is that component which is producing acceleration। तो F cos theta equal to ma। तो A is equal to F cos theta by m। तो in this case or in this case, we have same formula for acceleration, only one case is a pull and other case is a push, right? So this is how you can find out acceleration. Okay, right. We will stop here for today. We will continue with more topics in the next session.